दर्शक ला प्रियंका कौशिक के जय जोहार। आप मन देखा तो हमार कार्यक्रम नवा अंजोर और नवा अंजोर में हमन आप मन से मिलवा थन ऐसे मनखे मन जे अपन समाज में हमार क्षेत्र में एक अच्छा कुछ बढ़िया और कुछ अच्छा अलग करे के उद्देश्य से हमार सामने आते। तो आज के हमार कार्यक्रम में ऐसा ही मनखे मंदिर हमार आप मन से मिलवा जिन बिलासपुर के रहैया आए और उनकर एक अलग पहचान बन के हमार सामने संदेश प्रस्तुत करे है। तो भारतीय समाज में आप मन बहुत से रीति रिवाज और ताम झाम के शादी तो देखे ही होगा, लेकिन हमारे सामने आज एक ऐसे जोड़ा है जिन्हा ये सब ताम झाम ला छोड़ के एक अलग संदेश पहुंचाए बर समाज में एक अलग प्रकार के विवाह करे है। तो आज हमन मिलथन श्री अनुज श्रीवास्तव और उखर श्रीमती प्रियंका शुक्ला जी। तो जय जोहार। जय जोहार। तो संगवारी हो आप मन मैं बता दूं कि ये जोड़ा के शादी अही दिसंबर में 2018 में हो रही है। तो आज के हमारे कार्यक्रम में नवा अंजोर में हमारे संग में हेवे अनुज श्रीवास्तव जी और श्रीमती प्रियंका शुक्ला जी। तो अनुज और श्रीमती शुक्ला जी, आप मंदिर हमारे दर्शक मन जानना चाहिए कि आप मन एक अलग प्रकार के शादी करेगा, तो वो शादी के बारे में आप मन के विचार जिन है वो कहाँ से आप मन लाई से? हम दोनों ही इसका जवाब मिलकर देंगे। हाँ। लेकिन माफ़ी चाहूँगी, थोड़ा सा इस चीज़ को चेंज करना चाहूँगी। अभी आपने इंट्रो में जो बार बार आ भी रहा था कि इनकी श्रीमती, पूरी लड़ाई हमने जो संविधान को जो चुना, पूरी लड़ाई उसी बात की है। हमने बराबरी की लड़ाई को एक जो वो किया है, बराबरी की लड़ाई को हमने एक शुरुआत की है कि बराबरी होनी चाहिए। तो एक महिला की पहचान एक पति से नहीं हो सकती, या एक मतलब किसी की पहचान किसी से नहीं हो सकती। तो उनकी श्रीमती से अगर मेरे को सिर्फ प्रियंका बोला जाएगा तो ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा। उसके अलावा आपने पूछा कि ये कहाँ से आया। हम दोनों अंतर्जातीय हैं। हम अगर हालांकि हम दोनों को ही धर्म और जात में कोई बिलीव नहीं है, पर जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में अगर जात पूछा जाएगा तो मैं एक अलग जाति से आती हूँ, अनुज एक अलग जाति से आती हूँ। और उस दोनों की जात की बात जब हमारे घर और हमारे समाज में हुई या होती भी है अमूमन, तो उसमें बहुत तरीके के विरोध का सामना करना पड़ता है। और वो सारी चीज़ों में जब हम बात करते हैं एक शादी की, जब बात शादी तक आती है तो वहाँ पर जिस तरह की अंतर्जाति की बात जब आती है, अंतर्जातीय विवाह की बात आती है, तो उसकी जो अंतर्जातीय विवाह की आज़ादी वाली बात आती है वो सिर्फ हमको संविधान दे सकता था। ये कारण था कि हमने उसको चुनाव किया कि हम संविधान को लेकर के चुनेंगे और उसको लेकर शपथ लेंगे। उसके अलावा धर्म से ही आज़ादी हमको नहीं मिलती है, हमारी व्यक्तिगत आज़ादी भी हमको उससे नहीं मिलती है। संविधान है तो हम अपने सारे वो अधिकार, चाहे वो जीवन साथी चुनने का अधिकार हो, चाहे पढ़ने लिखने का अधिकार हो, चाहे हमारी स्वतंत्रता की बात हो, सारी चीज़ें एक संविधान है तो है। तो इसलिए हमने सोचा कि हमें इस जो आज़ादी हमको मिली अंतर्जातीय विवाह करने की, और इस तरह से शादी जो हमने करना था जैसे हमने सोचा, उसको करने की भी आज़ादी में एक संविधान ही दे सकता था, इसलिए हमने संविधान को चुना। बाकी अगर अनुज इसमें जोड़ना चाहे तो अनुज जी, आपका क्या विचार है इसमें? वही जहाँ से प्रियंका ने शुरू किया उसी बात से कि लोगों की इंडिविजुअली पहचान होती है। जब हम इस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, जब क्वेश्चन हम आपस में बात कर रहे थे, तभी हम चाहते तो टोक सकते थे कि अनुज श्रीवास्तव और उनकी श्रीमती ना बोला जाए। उस समय जानबूझ करके हमने नहीं टोका, क्योंकि देखने वाले दर्शकों तक भी ये बात जानी चाहिए कि इंडिविजुअली आज़ादी की भी बात हम कर रहे हैं। पति की पहचान पत्नी से नहीं और पत्नी की पहचान पति से नहीं, हर आदमी की पहचान अपने काम से होती है। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी मैसेज था हमारी शादी में जो हम देना चाह रहे थे। इसीलिए हमने नाम भी जो हमने पर्चा छपवाया था, कार्ड नहीं छपवाया था, पर्चे जो हम छपवाए थे उसमें हमने नाम बड़े बड़े लिखे और इनका प्रोफेशन भी हमने उसके साथ ऐड किया था बड़े बड़े अक्षरों में, कि सबकी अपनी उनकी जिस तरह से उनकी पहचान है वो उस तरह से लोगों के पास जानी चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें सोच करके ये शादी की गई थी। तो इस शादी से जुड़ी एक और बात मैं आपको बताऊं कि जैसे हम शादी तय करते हैं तो अमूमन घरों में पंडित बुलाए जाते हैं और तारीख निकाली जाती है। फिर हमने भी तारीख निकाली थी, लेकिन हमने
किसी पंडित से नहीं, कुंडली से नहीं, हमने गूगल खोला और उसमें सबकी छुट्टियों के हिसाब से कौन सी तारीख बैठ सकती है वो देखी। उस बीच में किसान दिवस की तारीख हमको मिली 23 दिसंबर। किसान दिवस इसलिए हमने 23 दिसंबर का दिन तय किया क्योंकि किसान दिवस था उस दिन, और वो पूरी शादी गांव में, गांव वालों के बीच, प्रकृति के बीच बैठ करके हुई है। पेड़ के नीचे एक चबूतरे में, जैसे गांव होता है ना, गांव के बीच में पेड़ में चबूतरा होता है, वहां बैठ करके गांव की सारी जरूरी बैठकें होती हैं, पंचायत लगती है, वैसे ही चबूतरे में बैठ करके हमने शादी ली और वहीं पर संविधान की शपथ ली। ये बहुत बहुत अच्छी बात रही सेवा। तो अनुज जी और प्रियंका जी, आप मन ये बात जैसे कि आप मन के मुलाकात शुरुआती दौर में मतलब कहाँ और कैसे हुई से? वैसे तो हम दोनों ही एक देश में बड़ा आंदोलन चला था, अन्ना आंदोलन, हम उससे जुड़े हैं। वो आंदोलन 2011-12 में शुरुआत हुआ, लेकिन मैं बिलासपुर 2014 में आई थी, और उसके बाद उसी, चूँकि हम उस आंदोलन का हिस्सा रहे, उसके बाद वो एक पॉलिटिकल पार्टी बना, हम उसका भी हिस्सा रहे, और उस दौरान हमारी मुलाकात हुई थी। लेकिन तब से लेकर आज तक, मतलब 2017 तक भी हम सिर्फ दोस्ती के तौर पर, एक साथी के तौर पर थे। 2017 में जब हमको लगा कि हम चीज़ों को आगे देख सकते हैं, हम एक जीवन साथी के तौर पे एक साथ समय बिता सकते हैं लंबे समय तक, तो हमने वो निर्णय लिया। बाकी बतौर साथी, बतौर दोस्त हम 2014 से एक दूसरे के साथ वैसे हैं। हमारी मुलाकात का जैसे प्रेम विवाह में अक्सर हम देखते हैं कि दो लड़के लड़की आपस में मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, फिर वो एक दूसरे को प्रपोज करते हैं, फूल देते हैं, तोहफे देते हैं, डेट में जाते हैं, फिल्में देखने जाते हैं, फिर वो प्रेम परवान चढ़ता है, फिर शादी होती है। वो सारा कोई चक्कर नहीं था हमारे साथ। हम आंदोलन में ही मिले थे और आंदोलन के ही साथी रहे हम हमेशा। जब भी मिले तो आंदोलन से मिले, नारे लगाते हुए मिले, कहीं काम करते हुए मिले, या रात को 2 बजे चाय पीते हुए मिले। शादी से पहले भी जैसे हमारे यहाँ ना, लड़की को घर में देर रात तक बाहर नहीं जाना चाहिए, शाम होते होते घर लौट आना चाहिए। हम रात को 3 बजे चाय पीने जाया करते थे अकेले, कभी कभी या अकेले भी जाया करते थे। तो वो सारे फिल्में देखी हैं, मतलब फिल्में साथ देखी हैं, घूमे हैं, चाय साथ में रात बिताई है, लेकिन बतौर दोस्त, बतौर साथी एक वैसा रहा है हमारा। वो डेट, वो प्रपोजल बतौर डेट जैसा हो के एक अफेयर्स में बोलते हैं होता है, वैसा कुछ हमारे बीच में नहीं रहा है। तो जैसे कि आप मन बताया अपन शादी के शुरुआती दौर, और जैसे कि हमन हाँ सुने भी हैं कि आप मन कोई ताम झाम से शादी नहीं करे, कोई बाराती या राती नहीं। तो ये जो विचार है वो कैसे आई से आप मन के मन में? अनुज तुम से शुरुआत। जैसे हमारे घरों में हम सब जानते हैं कि लड़की जैसे ही पैदा हो जाती है तो उसकी शादी की चिंता पूरे घर वालों को होने लग जाती है ना। और जिसके घर में 4 लड़कियां हों उसका पूरा जीवन ही चला जाता है। फिर या तो वो दहेज जुटाएगा जीवन भर, या शादी के ऐन पहले वो कर्ज लेगा और फिर शादी करेगा और फिर अपने मरते तक चुकाता रहेगा। हमारी ही पहचान की कई दोस्त हैं जिनकी शादी के लिए उनके घरों में दुकानें बेच दी गई हैं, अब वो किराए की दुकान पर काम करते हैं। वो सारी चीज़ों से बचने के लिए कि शादी आसान भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि जब तक हम 1 लाख रुपए का हम बुक नहीं करेंगे और टेंट नहीं लगवाएंगे, डीजे नहीं होगा, बढ़िया से महंगे कपड़े नहीं दूल्हे खरीदेगा, अपने लिए सूट नहीं बनवाएगा, 5000 के जूते नहीं खरीदेगा, तभी शादी हो सकती है। वो सारी चीज़ें तोड़ने के लिए ये हमने सोचा कि शादी को आसान बनाया जाए। तो हमने बहुत सारे लोगों से, हम रतनपुर के पास गांव में हम जिन महिलाओं के साथ प्रियंका ने शराबबंदी का आंदोलन किया था, उन सारी महिलाओं के साथ मिलकर हमने ये पूरा आयोजन किया। सारी चीज़ें जुटाई, बहुत थोड़ी सी चीज़ें खरीदनी पड़ी जो लोग जिनके घरों में नहीं होती हैं, वो थोड़ी सी चीज़ें बस खरीदनी पड़ी। बाकी सारी चीज़ें हमने आपस में मांग के जुटाई और शादी की। तो इस तरह से ख्याल इसलिए आया कि शादी आसान होनी चाहिए, इसलिए ये ख्याल आया। मतलब पैसा है तो भी लोग उसको बहुत अच्छे से फूक रहे हैं, पैसा नहीं है तो कर्ज लेते हैं लोग, क्योंकि समाज में क्या कहेंगे, मतलब शादी तो ऐसी ही होनी चाहिए, शादी तो ऐसी ही होती है, 1000 तरह के पकवान होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें एक समाज में बनी बनाई जो चीज़ें चली आ रही हैं उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने ये निर्णय लिया।
तो संगवारी वो हमन तो अपन गोड़ बात ला जारी रखबो, तब तक थोड़ा सा छोटे से ब्रेक पर रुको है ना, और ब्रेक के बाद फिर से आप मन से मुलाकात होगी। तब तक कहूँ मत जहाँ देखा तो हम कार्यक्रम नवा अंजोर। ब्रेक के बाद आप मन के फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम नवा अंजोर में। तो हमन बात करत रहे हमन कि कैसे शादी हुई से अलग तरीके से, और ये शादी में ताम झाम के बिना एक संदेश पहुंचाए पर ये शादी का संपन्न करे गई से। तो अनुज जी और श्रीमती शुक्ला जी, आप मन हाँ बताया है कि शराब भट्टी के आंदोलन के बाद जो महिला रिजो में सब आप मन के शादी में सहयोग करी से, तो जिन चूल माटी के जो कार्यक्रम है वो कैसे संपन्न हुई से? चूल माटी जैसे दरअसल जब हम सारी चीज़ों को तय कर रहे थे, हाँ। तो ये था कि कौन सी चीज़ों को करा जाएगा, कौन, क्योंकि हम सारे कुछ वैसी परंपरागत तो शादी वाला कर नहीं रहे थे कि फेरे हो रहे हैं, कि सिंदूरदान हो रहा है, कि कन्यादान हो रहा है, वो सारी चीज़ें तो हम कर नहीं रहे थे। तो हमने चीज़ों का अर्थ जानने की कोशिश की, ये परंपरा क्यों होती है, इस मंगरोहन का क्या अर्थ है, चूल माटी का क्या अर्थ है, हल्दी क्यों लगता है। तो सारी चीज़ों पे एक चीज़ निकल के आई कि जो चूल माटी है उसमें धरती की पूजा की जाती है, मिट्टी की पूजा की जाती है, पवित्र उससे। तो ये हुआ कि भाई धरती की पूजा में कोई वो नहीं है, जल जंगल जमीन एक महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे, अगर वो नहीं होगा तो हमारा जीवन नहीं है। तो उसको देखते हुए फिर ये हुआ कि जो पवित्र जगह होती है वहाँ से वो मिट्टी आती है, मंदिर या किसी तालाब, पवित्र तालाब की तरफ से आती है। तो हमारा ये है कि चूंकि हम आंदोलन के भी साथी हैं और वो पूरा जो जगह जो हमने तय किया था वो आंदोलन के ही साथी लोग, जो परिवार का हमारा है, उन्हीं के बीच सारी चीज़ें होनी है। तो वो जिस जगह पर हमने आंदोलन किया था, 2015 से वो आंदोलन शुरू हुआ था। नेहरू चौक 15 अगस्त 2015 वो तारीख है जब वो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, शपथ पत्र के माध्यम से शुरुआत हुई थी, शपथ ली गई थी। उसके बाद वो आंदोलन धीमे धीमे गाँव-गाँव पहुँचा था। ओछनापारा नवा गाँव की बड़ी लड़ाई हम लोगों ने मिलकर लड़ी थी। उसके बाद फिर ये हुआ कि जब सारी हमारी पवित्रता अपवित्रता जैसा कुछ है ही नहीं, हमारे बीच में जो है सब कुछ है वो आंदोलन है। तो उससे ज़्यादा पवित्र क्या हो सकता है, जहाँ पर हम संगठित हुए, जहाँ हम मिले, जहाँ ये परिवार मिला, जहाँ पर वो बड़े बड़े ना सिर्फ दारू का आंदोलन, दारू भट्टी बंद करने का आंदोलन, बल्कि उस आंदोलन के दौरान तमाम तरीके के जातिगत जो भेदभाव थे, संगठित असंगठित लोग जो संगठित हो रहे थे, एक दूसरे की समस्या को सुन के और तरह की समस्याओं पर लड़ रहे थे, वो वहीं हुआ। तो उससे ज़्यादा पवित्र क्या हो सकता है हमारे लिए, इसलिए हमने उस जगह का चुनाव करके वहीं की मिट्टी को ला करके हमने चूल माटी की रस्म को अदा किया था। बहुत ही अच्छा ये विचार आप मन के मन में आई से वह। और जैसे कि हम देखे हैं कि आप मन के दोनों के जो बारात थी वो रिक्शा से निकाले गई से, तो ये जो बात है वह थोड़ा सा हमारे दर्शक वाला समझा अनुज। अच्छा, बेसिकली देखिए हमने फिल्मों में भी देखा है ना कि एक लड़का आता है घोड़ी से, फिर लड़की छत से नीचे झांकती है ना। तो उसमें भी एक दिखाते हैं कि देखिए लड़का ही आ रहा है लड़की को लेने के लिए, फिर घोड़ी से लेकर जाएगा, वो सपनों का राजकुमार, वो उस टाइप का सीन दिखाते हैं। तो हमने कहा एक तो वो नहीं करना है, जब हम पूरी लड़ाई हम समानता बराबरी की बात करें तो वो चीज़ बहुत अजीब सी लगती है। दूसरी कि हमें भी, मुझे भी नाचना था, अनुज को भी उतना ही एंजॉय करना था, हम दोनों को मिलकर वो चीज़ें देखनी थी। तो हमने कहा वो सारी चीज़ें हम एक साथ निकालेंगे, उस चीज़ों को जो लगातार वो एक लड़का आ रहा है, लड़की को, लड़का ही आगे लड़की को विदाई ले जाता है, और वो सारी जो चीज़ें हैं उसको हटाने के लिए। दूसरा हमने जो चुनाव किया था रिक्शे को लेकर के, तो चूंकि 23 तारीख एक तो किसान दिवस का दिन था, हमारी पूरी लड़ाई जो हमने वो जो पूरा एक शादी था वो पूरे हमारे आंदोलन के वो तमाम मजदूर मेहनतकश लोगों को समर्पित थी। वो तमाम वो मेहनतकश लोग उस शादी का हिस्सा थे, वो परिवार हमारा था। तो हमने इसीलिए उस समर्पण को देखते हुए और वो उसका सिंबल चुना कि मेहनतकश का एक सिंबल है, प्रतीकात्मक वो है, तो इसलिए उसको चुनाव करके हमने उसको किया था। यदि कुछ और छूटेगा तो अनुज इसको क्लियर कर देंगे। जैसे आपने पूछा प्रियंका कि रिक्शा जो हमने यूज़ किया तो क्यों ये सारी चीज़ें की गई, तो जितनी भी परंपराएं शादी में होती हैं, जो भी रिवाज होते हैं, उनमें से जो रिवाज हमको दकियानूसी लग रहे थे, जो फिजूल के लग रहे थे, जो जानबूझ के लग रहे थे, वो सारी चीज़ें हमने नहीं की। लेकिन बहुत सारे रिवाज हमने किए भी, जैसे हमने हल्दी लगाया, हल्दी त्वचा के लिए ठीक है इसलिए हल्दी लगाई। हमने मगरोहन किया, मगरोहन में पेड़ लकड़ी की पूजा करते हैं, तो हमने इसलिए वो चूंकि पेड़ों का महत्व है इसलिए हमने मगरोहन किया, मगरोहन लगाया।
और चूलमाटी, जैसे मैं तो भगवान में मानता नहीं, लेकिन जो लोग मानते हैं वो ये भी सोचें कि वो ये कहते हैं ना कि भगवान तो कण कण में है, तो फिर सिर्फ मंदिर की मिट्टी ही क्यों पवित्र होती है, सिर्फ तालाब के पास की मिट्टी क्यों पवित्र होती है? आप जहाँ रहते हैं वहाँ की मिट्टी क्यों पवित्र नहीं? आप जहाँ काम करने जाते हैं वहाँ की मिट्टी क्यों पवित्र नहीं? या जहाँ पर एक अस्पताल बना है वहाँ की मिट्टी क्यों पवित्र नहीं? बहुत सारी ऐसी उपयोगी चीजें हैं ना जो हमारे जीवन में ज्यादा महत्व रखती हैं एक मंदिर से ज्यादा, तो क्यों वो पवित्र नहीं? तो ये जो परंपराएं चली आ रही हैं सालों से, जिसका मतलब हम नहीं जानते, हमने कभी सोचा नहीं कि क्यों हो रहा है। कन्यादान करते हैं, क्यों कन्यादान करते हैं? कन्या कोई चीज है क्या कि आप दान कर देंगे? क्या आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई कन्यादान करने के बाद? एक बाप क्या इसीलिए बेटी जन्मता है कि वो कन्यादान कर देगा और उसका काम खत्म? फिर उसके बाद क्या आपकी बेटी का अगर कन्यादान करने के बाद बलात्कार हुआ तो क्या नहीं रोएंगे आप? क्या आपका काम तो खत्म हो गया? तो वो दान की चीज नहीं है, तो कन्यादान हम नहीं करेंगे। लेकिन शादी का पूरा मजा भी हमने बना के रखा, रिवाज हटाए लेकिन शादी का कोई मजा खत्म नहीं हुआ। हमने बारात निकाली, बारात में हम नाचे भी क्योंकि हमको अपनी शादी में नाचना था। हम जब चूलमाटी लेकर गए तो भी हम खूब नाचे। हमने उस पूरे भवन के अंदर खूब गाना बजाना किया। सुबह 5 बजे तक हम 2 दिन वहाँ थे, 2 दिन तक हम सुबह 5 बजे तक गाना बजाता करते रहे, खूब हमने एंजॉय किया। तो कोई चीज शादी का जो एंजॉयमेंट है, जो परिवार का मजा है, वो छूटा नहीं। तो सिर्फ रिवाज, जो जैसे हम मंत्र पढ़ते हैं और वचन लेते हैं, फेरे के वचन, और उसके बाद फेरा हो जाने के बाद फिर 9 वचन और लेते हैं कि तुम हमारे बामांग में आ जाओगे तभी हम पति पत्नी स्वीकार करेंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि बाहर निकलोगी तो हम उसको बता के जाओगी, किसी पराये मर्द को पूछोगी नहीं मेरे सिवाय। ऐसे जो बहुत सारे फालतू के रिवाज हैं, कस्में हैं, वो सब हमने कुछ नहीं किया। हमने संविधान को साक्षी मानकर एक दूसरे की तरह रहने देंगे, ये शपथ लिया। और सारे कमजोर तबकों को, दुनिया के जितने भी कमजोर समाज हैं, उनको हम अपना परिवार मानेंगे, सारे बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझेंगे और अपना उदाहरण स्थापित करके समाज को भी बदलने की कोशिश करेंगे। ये हमने सोचा। इसमें एक चीज़ और ना, मतलब एक सब सारी बातों में एक चीज़ आ जाती है कि जब लड़की की शादी होती है तो लड़की को बताया जाता है तुमको 5 बजे उठना है, घर से मायके से भी समझाया जाए लगता है कि तुमको सुबह 5 बजे उठना होगा, 6 बजे। और लड़की को भी बहुत टेंशन होने लगती है, प्रॉपर उसको ड्रेसअप साड़ी में होना है, और जब तक मेहंदी नहीं छूट जाएगी तब तक तो लंबे लंबे चूड़े वूड़े पहन के रहेगी। उसे सबको खुश रखने के लिए उसके हाथ से मिठाई या जो भी बनाना है ना, उसके अलावा मतलब सब कुछ लड़की के लिए है, लड़कों के लिए कुछ नहीं आता उसमें। तो हमने उसमें एक बात और भी रखी थी, हम घर के जब काम की बात, क्योंकि जब बराबरी की बात आती है तो समाज में आप एक आरक्षण का बिल पास कर देंगे तो बराबरी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। उसको मानसिक स्तर पे भी तैयार करने के लिए आपको घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। और उसकी शुरुआत के लिए हमने एक लाइन और जोड़ी थी कि घर के सारे काम को हम बराबरी से बांट के करेंगे, ये भी हमने इसमें जोड़ा था। वरना आप देखिए, चाहे वो घरेलू औरत ना भी हो, वो काम भी अगर करती हो, ऑफिस जाती हो, तो भी घर में आके खाना उसी को बनाता है और घर से करके जाती है। उसका ठेका है खाना बनाने का, मतलब वो सुबह करके जाती है, फिर लौट कर उस पर भी एक होता है कि हमने तुमको अलाउ किया है जॉब के लिए। एक जो वर्किंग वुमेन भी है वो कितना, वो और डबल स्ट्रगल में है, वो घर में भी कर रही है, वो बाहर भी कर रही है, इसके बाद घर में भी एक एहसान होता है कि तुम जॉब इसलिए कर पा रही हो क्योंकि हमने तुमको अलाउ किया है। अलाउ जैसा शब्द ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो संविधान को आज़ादी मिली, वो जा सकती है, अपनी मर्जी का कर सकती है, लेकिन फिर भी उस पर एक एहसान होता है कि तुमको अलाउ किया गया, इसलिए तुमको घर भी देखना है और बाहर भी देखना है। एक लाइन आ जाए, आजकल थोड़ा जो मॉडर्न हो जाते हैं वो भी लोग एक लाइन बोलते हैं, सब कुछ ठीक है लेकिन घर तो थोड़ा संभालना पड़ेगा। तो ठीक है, ये दोनों के लिए होना चाहिए, संभालेंगे पर दोनों के लिए हो, बस इतना ही है। जी, आप मन के बहुत अच्छा विचार है सब में, बहुत अच्छा बात ला हमारे दर्शक मन के सामने अपन प्रस्तुत करे है कि संविधान जो कि हमारे भारतीय समाज के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये सबके जिन विचार है आप मन के बहुत ही अच्छा है। तो जैसे कि आप मन बताया है कि आप मन की जो मुलाकात है वो सामाजिक जागरूकता के जो कार्यक्रम है वो सब में हुई से, तो जिन सामाजिक जागरूकता के जो कार्यक्रम है आप मन कौन कौन सा क्षेत्र में ये सब कार्यक्रम ला करते हैं?
मैं पेशे से वकील हूँ, लेकिन वकील में बतौर वकील मैंने 2016 से प्रैक्टिस शुरू किया, लेकिन सामाजिक आंदोलनों में का हिस्सा मैं 2011-12 जब अन्ना आंदोलन चला था उस दौरान से हूँ। और वो टाइम वो था कि जब हम घर से बंक मार के क्लासेस बंक करते थे और अन्ना आंदोलन का हिस्सा होते थे। और डर ये था क्योंकि लड़कियों को तो खासकर बहुत दिक्कतें होती हैं कि वो पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, वो इसमें नहीं जाना, तो हमारा भी घर उसी तरह के समाज का हिस्सा है। तो उस तरह से बंक मार के मैंने जाना शुरू किया था। और अन्ना आंदोलन बहुत प्रेरणादायी आंदोलन था। उस वक्त बहुत सारे यूथ घरों से निकले थे और उसमें से एक मैं भी थी, मैं भी उस घर निकली थी। और अन्ना आंदोलन से जुड़ते जुड़ते एक पॉलिटिकल पार्टी का भी हिस्सा हो गया, आम आदमी पार्टी का हिस्सा हुई। उसके बाद 2015 से PUCL का हिस्सा हूँ। उसके बाद WSS है, ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन है, बहुत तरह के इस तरह के आंदोलन और संगठन का हिस्सा होकर आज मैं काम कर रही हूँ बतौर वकील 2016 से प्रैक्टिस। तो अनुज जी, आप मन भी कुछ बतावा कि आप मन हा कैसे एक क्षेत्र में आए हवा और एक क्षेत्र में कौन कौन सा कार्यक्रम चला था और कार्य करता? ज़्यादातर चूँकि प्रियंका महिलाओं के लिए ज़्यादा काम कर रही हैं अभी, तो मेरा इन्वॉल्वमेंट भी उनके साथ ही कार्यक्रमों में ज़्यादा रहता है। महिलाओं के लिए जो गरीब महिलाएं हैं या छोड़ी हुई महिलाएं हैं, उन सारे लोगों के लिए काम करने का हमारा ज़्यादा उद्देश्य रहता है। हम अभी इस काम में और भी कई चीज़ें जोड़ना हम सोच रहे हैं, जैसे कि पूरे बिलासपुर में या कहीं कि छत्तीसगढ़ में कहीं भी ऐसी महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए शेल्टर होम जो होते हैं वो कहीं भी ढंग के शेल्टर होम नहीं है। हम जाकर के शेल्टर होम में देखें तो वो जेल है, नर्क की तरह होता है। हालांकि नर्क में मानता नहीं, लेकिन जैसी एक तस्वीर बनाई जाती है नर्क की, वैसा होता है शेल्टर होम। वहाँ सब तरह के कुकर्म उन महिलाओं के साथ उनके देखभाल के नाम पे किए जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसी जगह हम बना पाएं जहाँ पर ऐसी महिलाओं को हम रख सकें, उनका ख्याल रख सकें, उनको उनके पैरों पर खड़ा कर सकें। ऐसा इस दिशा में हम फिलहाल ज़्यादा काम कर रहे हैं। और वैसे मैं मुंबई की एक संस्था है CJP, सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस, जो पूरे देश भर में लोग शांति से और सौहार्द से रह सकें उस क्षेत्र में काम करते हैं। उनके साथ मैं ज़्यादा काम करता हूँ। तो अनुज जी और प्रियंका शुक्ला जी ने बताई से हमला कि कैसे उनकर मुलाकात हुई से सामाजिक जागरूकता में और कैसे विवाह संपन्न हुई से बा। तो ये सब के बीच में हमने जो छोटे से ब्रेक पर रुको और रुक के बाद फिर आप से मुलाकात होगी। तब तक कहूँ मत जहाँ देखत रहा हमारे कार्यक्रम नवांज। ब्रेक के बाद आपन के स्वागत है हमारे कार्यक्रम नवांजोर में। आप मन देखा तो हमारे चैनल न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज, जेमा आज के हमारे मेहमान हैं सामाजिक कार्यकर्ता अनुज श्रीवास्तव और प्रियंका शुक्ला जी। तो हमारे गोड़ बात ला हमन आगे जारी रखो। और अनुज जी, जैसे कि शुक्ला जी आप मन हवा बताया है कि आप सामाजिक कार्यकर्ता से भी जुड़े हुए हैं, काम करता, तो आप मन एकर सिवाय और कुछ क्षेत्र में अपन कार्य जारी रखेगा? बतौर मतलब सामाजिक कार्यकर्ता कह सकते हैं या बतौर वकील भी जो मेरा जो पेशा है उसमें भी ज़्यादातर मुद्दे, जैसा कि अनुज ने पहले भी बताया कि महिलाओं, बच्चों, दलित, आदिवासी और जो एक गरीब तबके से जिसके पास पैसे ज़्यादा नहीं है, जो बहुत कम पैसे के साथ कचहरी कोर्ट पहुंच पा रहा है और उसके पास इतने पैसे में कोई वकील वो कर नहीं सकता, तो उसके साथ मतलब एक तरह से वो भी एक सोशल उसका हिस्सा हो जाता है। उसके अलावा थिएटर का शौक है, कभी मौका मिल जाता है तो जैसे अनुज अगर कभी नाटक कर रहे हो और मैं समय है तो हम साथ में कर लेते हैं, कुछ अपने साथी हैं उनके साथ कर लिया। नुक्कड़ नाटक कई बार ज़रूरत पड़ती है कि आंदोलन में जब होते हैं तो आपको ज़रूरी नहीं कि केवल भाषण से कई बार चीज़ें समझ में आए, ज़रूरी नहीं है कि कई बार उनको टेक्निकली बातें करके समझ में आए। सीधा असर करता है नुक्कड़ नाटक, सीधा असर करता है कविता, गीत, तो अगर ज़रूरत पड़ता है तो वो भी हम साथ में हमने किया है और बहुत तरीके से अलग अलग उसको वो भी किया है। साहित्यिक कार्यक्रमों की रुचि मेरे में रही है शुरुआत से, तो जब भी मौका मिलता है तो मैं सुनने के लिए और थोड़ा बहुत अगर मौका मिलता है, पहले से ज़्यादा मौके नहीं मिल पा रहे पढ़ने का भी थोड़ा शौक है और सुनने का बहुत ज़्यादा शौक होता है साहित्यिक कार्यक्रम में, तो वो भी हमारा एक हिस्सा है। डांस
का एक कभी रहा करता था कि कुछ कर रहा है उसको लेकर के, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन एक वो भी शौक है, तो जब ऐसे मौके आते हैं तो वो सब मौके भी छोड़ते नहीं हूँ। हाँ, ये सब भी साथ में। उसके अलावा लिखने का भी शौक है। अब काम की व्यस्तताएं जैसे जैसे बढ़ रही हैं तो लिखने के मौके छूट जाते हैं, लेकिन अगर 2 दिन भी घर में मुझे खाली या 3 दिन खाली मिल जाता है तो उस स्पेस में मैं छोटा मोटा अगर मौका मिलता है तो वो लिखावट भी जारी रहती है। अनुज जी आप? बस काम से अलग हट का थिएटर है जी जो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। थिएटर है। सारी चीज़ें, जैसे कुछ चीज़ें होती है ना कि हम पैसे कमाते हैं जीवन चलाने के लिए, सामाजिक कार्य करते हैं किसी एक उद्देश्य के लिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने लिए करते हैं, जिसकी बदौलत हम बहुत सारी चीज़ें कर पाते हैं, जिससे हम तरोताज़ा हो जाते हैं। जी तो वो मेरे लिए थिएटर है कि उससे एक अपनी अलग दुनिया है थिएटर की। जैसे मैं बचपन में बहुत दब्बू सा एक बच्चा था। सिर्फ बचपन में पढ़ाई में तेज था, बाकी सारी चीज़ों में, पढ़ाई खेलकूद में तेज था, लेकिन ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाता था, रास्ते याद नहीं होते थे, कहीं बाहर आना जाना नहीं करता था। तो ऐसे लोगों को थिएटर ने बहुत उभारा मुझे कि मैं फिर सबके सामने बोल पाता हूँ। अब मैं कैमरे से नहीं घबराता हूँ, अब भीड़ से नहीं घबराता हूँ, शब्द साफ हैं बोलने में। ये सारी चीज़ें थिएटर से आई हैं। तो थिएटर एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है ज़िंदगी का मेरी। इसके अलावा मैं पत्रकारिता करता हूँ। अच्छा। वो भी सिर्फ एक नौकरी नहीं है, वो भी आंदोलन का ही हिस्सा है पत्रकारिता जो है। तो मैं ह्यूमन राइट्स के मुद्दों पर और बस्तर से के आसपास जुड़े मुद्दों पर ज़्यादा लिखता है, खबरें करता हूँ। तो वो एक चीज़ है जो सामाजिक कार्यों के अलावा, और कविताएं लिखता हूँ, थोड़ी बहुत लिखनी शुरू की हैं, वो करता हूँ। अपना एक इंटरनेट पे एक मेरा कार्यक्रम, कविताओं का एक कार्यक्रम मैं करता हूँ मसाला चाय नाम से, जिसमें कई लेखकों की कहानियाँ, कविताएं, उन पे बात करना, उन पर चर्चा करना, वो हम करते हैं। और एक कविताओं और सामाजिक मुद्दों से जुड़ा एक मूवमेंट हम चलाते हैं, मोर्चे पर कवि, जो इसको इसी दिसंबर 2018 में उसे 3 साल हो गए। हर महीने के आखिरी शनिवार को हम या तो ट्रेनों में, बसों में, सब्जी मार्केट में, ऐसी जगहों पे जा कर के हर एक महीने के किसी एक टॉपिक पे बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, समस्याओं पर उनकी चर्चा, उनसे सुझाव मांगते हैं। तो ये सिलसिला दिल्ली से शुरू हुआ था, फिर मुंबई पहुंचा और अब छत्तीसगढ़ में भी शुरू हो गया है। तो अब हम इसको हर महीने करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हम करते रहते हैं। और जब भी खाली समय मिलता है हम लोगों को, तो हम घर में बैठ के गाना बजाना करते हैं। एक जैम्बे है मेरे पास, मैं वो बजाता रहता हूँ, प्रियंका गाती रहती है और मैं उसको गाने के लिए बोलती रहती है, मैं गाता भी। पर गाते हैं, अच्छा। मतलब गाना आता है पर गाते हैं। बहुत अच्छा। तो जैसे कि अनुज जी और शुक्ला जी, आप मन मतलब अभी के जन युवा पीढ़ी है मन बहुत ज़्यादा पैसा के पीछे भाग दौड़ करत रही थे। आप मन भी युवा ही है, लेकिन आप मन कैसे सोचे है कि हमन ला ये सब चीज़ पर ना जाके एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमारे सामने आना चाहिए? जब ये प्रश्न आता है तो कई बार मतलब लगता है कि क्या कारण हो सकते हैं, अपने आप से भी एक प्रश्न आता है। तो बहुत समय बाद मतलब मुझे भी रियलाइज़ हो रहा था कि क्यों इस आंदोलन की तरफ मैं खींचती। कई बार होता था कि अब 2 साल पढ़ाई है, उसके बाद मुझे टारगेट पूरा करना है। जब LLB कर रही थी मैं, ग्रेजुएशन कर रही थी मैं, हर फ्रेंड कोई B.Ed की नौकरी कर रहा था, कोई नौकरी कर रहा था। उस दौरान मेरे ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर था, घर से भी था। एक तो लड़की होने के नाते शादी का बहुत बड़ा प्रेशर होता है, उसके अलावा कि शादी नहीं करी तो कुछ तो करो, ये क्या आंदोलन लगा रखा है। तो वो एक सवाल था, उसमें मेरा जवाब यही कह सकते हैं, जब आप ये लड़ाई जब आप तमाम लड़ाइयाँ लड़ते हैं तो उसमें लड़ाई घर से शुरू होती है। मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ कि मैंने घर से नज़दीकी वो चीज़ें बहुत देखी, पास से वो मैंने अपने बाबूजी को बिना पैसे के वकालत मतलब वकील नहीं मिल सकता, उससे मुकदमा हार सकते हैं, वो मैंने देखा है कि वो मुकदमा हार जाएंगे तो हमारे छत पर जो एक सर पे एक जो छत है वो हमसे छीन जाएगी, वो हमने नज़दीक से देखा है। मैंने वो भी देखा है कि जब लाइन में खड़े हैं तो एक वोटर ID कार्ड बनाने के भी 500 रुपये हमें घूस में देने पड़ रहे हैं, हमने वो भी देखा है नज़दीक से, और वो मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। तो वो एक समय भी मतलब सुनने में सिर्फ आता था कि मेरे घर में कभी बिजनेस हुआ करता है, पर मैंने कभी देखा नहीं। मैंने वो सारी चीज़ों को बहुत नज़दीक से, चाहे वो गरीबी हो,
चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो एक पुलिस वाला, एक अदना सा कांस्टेबल जो कुछ नहीं है, वो आकर के भी एक गाली गलौज करके घर से कैसे चला जाता है, वो भी बहुत नज़दीक से देखा है। तो वो तमाम चीज़ें जब हमने नज़दीक से देखते हैं ना, तो वो पीड़ा आपने बहुत नज़दीक से सहा होता है। तो इसके कारण जब आप फील्ड पे निकलते हैं तो एक टाइम के बाद लगता था कि अब एक टाइम आ गया कि अब मुझे अपने घर वालों के लिए सोचना पड़ेगा, उनके लिए करना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा लेकिन ये जो पीड़ा है इसका सोल्यूशन ये तो नहीं हो सकता, इसके लंबे समय के लिए इसकी जड़ पे काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि पैसे का मोह छोड़ना पड़ेगा, आंदोलन को अपना हथियार बनाते हुए अपने साथ उसका हिस्सा बनाना पड़ेगा। और वो बनाने से भी नहीं, वो बनते बनते बन गया। मतलब मुझे भी नहीं पता था कि इस दौर तक मैं यहाँ तक आ जाऊंगी, एक अन्ना आंदोलन का हिस्सा। और अन्ना आंदोलन ही ऐसे आया था जब जन लोकपाल बिल की बात हो रही थी, तो उसमें बता रहे थे कि अगर इतने दिन में ये काम नहीं होगा तो फलाने अधिकारी पे कार्रवाई हो जाएगी। वो बहुत छोटी सी लाइन थी, हमें उस जन लोकपाल के बिल के बारे में भी ज़्यादा नहीं पता था, मेरा लॉ का शुरुआत ही था वो, और हमें नहीं पता था वो जन लोकपाल बिल क्या होता है। लेकिन वो एक लाइन थी जिसमें बताया जाता है कि एक अधिकारी अगर इतने दिन में काम नहीं करे तो उस पर उसकी सैलरी कटेगी, उस पर कार्रवाई हो जाएगी। अब ये लाइन मुझे पकड़ ली थी। अच्छा, अब मेरा अगर बाबूजी जाते हैं लाइन में खड़े होने, उनको एक वोटर आईडी कार्ड बनाने खड़ा होना पड़ता है, टाइम से नहीं होगा काम, तो ये अधिकारी इसमें निलंबित हो जाएगा। इस कारण हम वो एक छोटी सी लाइन और वो तमाम सोच हमें आंदोलन तक ले गई। उसके बाद आज वो इतने दूर हम आ चुके कि आंदोलन से वापस लौटना मेरा तो नामुमकिन है कि ये कारण रहा मेरा आंदोलन से। आपका जैसे मैंने बताया ना, थिएटर जिंदगी का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। तो जब आप थिएटर जैसे किसी आर्ट से जुड़े होते हैं तो ऐसा कहते हैं कि कोई भी कला अगर अपने मौजूदा समय के बारे में नहीं बात करती है तो उस कला का होना बेकार है। वैसे ही थिएटर जो है वो अपने समय की मौजूदा समस्याओं पर बात करता है, चाहे वो गरीबी हो, घूसखोरी हो, दंगे हों या भ्रष्टाचार हो, राजनीति हो, उन सारे मुद्दों पे जब आप थिएटर करते हैं, जब उसी किसी नेता का आप किरदार करेंगे, किसी भ्रष्ट नेता का किरदार करेंगे या किसी गरीब रिक्शे वाले का आप किरदार करेंगे, तो आप वो जीते हैं, वो उस किरदार को उस 1-1.5-2 महीने के लिए जीते हैं आप। तो आपको उसकी समस्याएं दिखने लग जाती हैं, उसका दर्द फिर महसूस होने लग जाता है, आप सोचने लग जाते हैं, अनायास सोचने लग जाते हैं। तो थिएटर ने ये बहुत ज़रूरी काम, बहुत अच्छा काम किया ज़िंदगी में कि हमको ऐसे मुद्दों से जोड़ दिया। अब कोई एक ऐसा इंसिडेंस याद नहीं आता कि इसके बाद हम आंदोलन के लिए मुड़े होंगे, क्योंकि थिएटर ने ये काम किया है, धीरे धीरे ये काम किया है कि हमको मुद्दों के लिए जोड़ा है, बोलने के लिए जोड़ा है। और जब आप थिएटर में होते हैं, जब रिहर्सल कर रहे होते हैं या जब परफॉर्मेंस करते हैं, तो आप बहुत सारे लोगों के सामने अपना मैसेज पहुंचाते हैं। तो आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं लोगों से बात करने के लिए, मैसेज देने के लिए, संदेश देने के लिए, उनको तालियां बजवाना आपको आने लग जाता है। तो आपको लगता है कि हाँ, लोग अगर मेरी बात सुन रहे हैं, उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, तो मैं कुछ समाज के भले की भी बात कर सकता हूँ। तो ऐसे करके हम आंदोलन की तरफ जुड़े। तो ये किस्सा रहा आंदोलन की तरफ जुड़ने का। उसके बाद एक बार आप किसी रास्ते पर चले जाते हैं तो फिर वजहें मिलती जाती हैं। ये बात तो है। तो आप मन हवा बताया कि कैसे आप मन इस आंदोलन से जुड़े हैं, और हमन ये जानना चाहो कि आप मन के जो हमरा तो नहीं लगा कि आंदोलन करे से, सामाजिक कार्य करे से कोई इनकम आते, तो आप मन के जो इनकम है, घर चलाने में तो थोड़ा पैसे की जरूरत पड़ती, तो वो कहाँ से आप मन के पास आते? 2016 मैंने LLM कंप्लीट किया था और आज मतलब जो भी पढ़ाई लिखाई मेरी पूरी हुई 2016 तक LLM करने तक, 12th के बाद से लेकर आज तक मैंने लगातार जॉब किया है। जॉब से ही अपनी मतलब कई बार ऐसा भी हुआ कि घर भी चलाना पड़ा है तो घर भी चला है, और अपनी पढ़ाई भी उसी जॉब के उसमें किया है। और बिलासपुर आने के बाद भी, जब मैं 2014 में बिलासपुर आई थी, तो वहाँ आने के बाद भी मैंने जॉब ज्वाइन किया था, इवेंट कंपनी ज्वाइन किया था, क्योंकि LLM चल रहा था और घर वाले नहीं दे सकते थे पैसा, सक्षम नहीं है। तो अपने कुछ सेविंग्स किए थे और उसके अलावा कुछ यहाँ पे जॉब ज्वाइन किया, उस तरह से सर्वाइव किया। फिर 2016 में अपना जॉब छोड़ के और सेविंग्स ख़त्म हो गए थे, तो उसके बाद फिर 2016 में एक ग्रुप के साथ जुड़ी, जिसका फेलोशिप मुझे मतलब इंडिविजुअली मुझे राजीव धमन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर काउंसिल हैं, उनकी तरफ से एक फेलोशिप मुझे मिलता था। तो अभी 4 महीने पहले वो फेलोशिप मेरा बंद हो गया। तो इस तरह से अभी तक चला, और अब ऐसा हो रहा है कि कुछ आता है जो थोड़ा बहुत सक्षम है,
लोग 10,000 लेते हैं, मैं 2,000 में काम कर दूंगी, इतना करके अपना काम अभी चल रहा है वकालत में का। ऐसे ही किस्सा हमारे साथ भी है जी। कि हम भी शुरुआत से जॉब करते आए हैं। तो खैर वो कोई बहुत तीर मारने वाला काम नहीं है कि अपना खर्चा उठाने के लिए तो आदमी को काम करना ही चाहिए। आप कब तक किसी के दूसरे के भरोसे माँ बाप की छाती में कब तक मुंह तलेंगे, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और घर चलाना कोई बहुत ऐसा अभी फिलहाल तो मुश्किल काम नहीं है। पत्रकारिता से भी थोड़ी बहुत जिनके लिए मैं लिखता हूँ, इंडिविजुअल भी अलग अलग चैनलों के लिए लिखता हूँ, तो थोड़ी बहुत इनकम हो जाती है, घर चलने लायक इनकम हो जाती है। अभी तक ऐसी बीते कुछ सालों से ऐसी परिस्थिति नहीं आई है कि खाना ना मिल रहा हो। तो वो सब चल रहा है, वो दिक्कत नहीं है जिंदगी की अभी कि पैसा कहाँ से आ रहा है, थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है। और जब कभी ऐसा वक्त आएगा कि पैसे नहीं है बिल्कुल भी, तब हमको पता चलता है कि जो पूरी उम्र के जो बहुत सारे साल हमने पैसा जोड़ने के बजाय आज के लिए काम करने से खर्च किया है, उसमें क्या कमाया है हमने, तब पता चलता है। तब जब आपके आसपास जितने लोग होते हैं जिनके लिए आप कभी खड़े रहे हो, भले उसके लिए कुछ ना किया हो, कभी उसके साथ में खड़े होकर उसके लिए आवाज लगाई हो, वो अगर सक्षम है तो वो बता देता है कि हाँ आपने वो जो समय दिया था उसका ये फल है, आपको भूखे नहीं सोना पड़ेगा। सबसे बड़ा उदाहरण ही शादी है, सबसे बड़ा उदाहरण सामने ही है। मतलब हमने कोई पैसा नहीं खर्च किया उसमें, सबके सहयोग से सब मिलजुल के परिवार बन के सारी चीजें हुई हैं और लोगों ने किया है। मतलब एक मुट्ठी चावल लाया है, कि पूरी चावल लाया है गाँव से, कोई आटा लेके आया, कोई तेल, ऐसे करके हमारा ही हुआ है। तो पैसे से तो मुझे नहीं लगता कि कोई चीजें रुकने वाली हैं और कभी रुकेंगी। तो जैसे कि आपने बताया कि कैसे ये सामाजिक कार्यकर्ता में जुड़े हवा, तो मतलब हमारे जिन दर्शक है वह युवा दर्शक जिन अभी आप मतलब देखा थे, तो आप मन उनका का संदेश देना चाहो? युवाओं के लिए देखिए, सब समझदार हैं, अपनी राहें खुद तय करते हैं। पहली बात, हमने भी अपनी राहें खुद तय करी हैं। तो संदेश ये इतने ही कि रोबोट मत बनिएगा, अपनी चीजें, अपने अधिकार, अपनी चीजों के प्रति जागरूक रहे और अपनी दिशा खुद तय करें। खूब प्रेम कीजिए, मेरा यही संदेश है कि खूब प्रेम कीजिए, क्योंकि जितना भी हमारा आंदोलन है ना, वो उसका पूर्ण उद्देश्य यही है कि ये जो पूरी दुनिया है ये प्रेम करने लायक बनी रहे। आप अपनी मर्जी से किसी से प्रेम कर सकें, अपनी मर्जी से शादी कर सकें, अपनी मर्जी से अपना दोस्त चुन सकें, अपनी तरह की दुनिया बना सकें, अपने तरह का खाना खा सकें, अपने पसंद का कपड़ा पहन सकें, जो चाहें आप वो दूसरे की आज़ादी को ख़त्म किए बगैर जो आप करना चाहते हैं वो करें। और उसका एक ही समाधान है, प्रेम। हम जितनी भी समस्याएं देखते हैं ना दुनिया में कि बहुत महंगाई है, लोग भूख से मर रहे हैं और नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कोई किसी की नहीं सुन रहे हैं, कहीं किसी की सुनवाई नहीं हो रही है, और बड़े कानून बन रहे हैं, पुलिस की फोर्स बढ़ती जा रही है, नक्सलवाद खत्म नहीं हो रहा है, आतंकवाद खत्म नहीं हो रहा है, हथियार बढ़ते जा रहे हैं, तोपें बढ़ते जा रही हैं। आप बढ़ाते जाइए तोपें, बढ़ाते जाइए सैनिक, कुछ नहीं होने वाला है। उसका एक ही समाधान है, प्रेम। जब आप किसी से प्रेम करने लग जाएंगे ना, आप अपनी दुनिया से जब प्रेम करने लग जाएंगे, तो आप खुद नहीं चाहेंगे कि मेरी दुनिया पे, मेरे शहर पे, मेरे प्रदेश पे कोई बम आके गिरे, कोई किसी का कत्ल करे, कोई किसी को लूटे, कोई किसी का बलात्कार करे। आप खुद उसके लिए अपने आप काम करने लग जाएंगे। फिर आपको बताना नहीं पड़ेगा कि फलां संस्था से जुड़ जाइए या ये काम कर लीजिए। आप जिस जगह से प्रेम करेंगे, आप उसको सुंदर बनाने की खुद ही कोशिश करेंगे। तो एक ही संदेश है कि खूब प्रेम कीजिए, और लड़ने की जरूरत पड़े जिस प्रेम में, वो प्रेम तो जरूर कीजिए। जी, आप मन बहुत अच्छा हमारे दर्शक वाला संदेश दिए हवा, और बताया है कि कैसे सामाजिक कार्यकर्ता मतलब कार्य करके भी इंसान आगे बढ़ सकत है वह, और मतलब पीछे नहीं रहना चाहिए। तो आप मन दोनों जने मन अपन कीमती समय हमारे सामने बिताए हवा और दिए हवा, खाली बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस यही कहना चाहूँ कि दर्शक हुआ आप मन भी कभी भी झिझक के या फिर बस नहीं करना है ये काम, ऐसे करके मत रहा, आगे बढ़ा, कुछ करा और कुछ समाज ला एक नया संदेश देवा। तो एक साथ ही हमन एक कार्यक्रम ला यही समाप्त करबो, और फिर मिलबो आप मन से एक नया संदेश लेके, एक नया मनखे तीरन आप मन के गोट बात ला करवा। अब तब तक आप मन देखत रहो हमारा कार्यक्रम न्यूज़ 36 और नवा अंजोर। धन्यवाद, नमस्कार।